हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ अकाउंट्स की। जहाँ तक हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, आज उसके आगे का पार्ट हम करेंगे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बच्चों बताया था एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में, लेकिन उसके टाइप्स हमने डिस्कस नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी के बारे में। सबसे पहले एसेट। एसेट क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार और रिकॉल करवा देता हूं। जो बिजनेस को पैसे कमाने में हेल्प करे वो बिजनेस के लिए एसेट है। जो किसी बिजनेस फर्म को पैसे कमाने में हेल्प करे, जैसे एक पिज्जा शॉप के लिए उसके जो एसेट्स हैं वो वर्कर जो पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं, वो बाइक्स जिसमें पिज्जा डिलीवर हो रहा है, वो शॉप जहां पिज्जा बन रहा है, वो माइक्रोवेव जिसमें पिज्जा रोस्ट हो रहा है या फ्राई हो रहा है, वो एसी वाली शॉप जहां पे कस्टमर जाके बैठ के खा रहा है, वो टेबल चेयर, वो डेकोरेशन, वो सारी चीजें जितनी भी मैंने एग्जांपल्स दी वो सब उस पिज्जा शॉप के लिए एसेट है। एक कंपनी के लिए उसकी फैक्ट्री जहां मशीनें प्रोड्यूस हो रही है, वो मशीन्स जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस हो रही है, वो लैंड जिसमें फैक्ट्री बना है, वो सब बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। सबसे पहले है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है बच्चों? नॉन करेंट एसेट्स का मतलब जिसमें आप पैसा एक बार लगाते हैं, कंपनी पैसा उसमें एक बार इन्वेस्ट करती है, लेकिन उसका फायदा एक करंट ईयर से ज्यादा मिलता है, मतलब एक साल से ज्यादा मिलता है। एक साल के पीरियड को करंट ईयर बोलते हैं। और नॉन करंट एसेट्स का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट एक बार किया, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है, वो आपको कई सालों तक मिलेगा। उसे कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। मींस इन्वेस्टमेंट वन टाइम, बट द बेनिफिट यू विल गेट विल बी लॉन्ग टाइम, नॉट ओनली इन 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। ठीक है, उसे कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। और ये वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी बेचने के लिए नहीं ले रही है, लेकिन अपने अर्निंग कैपेसिटी को, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए ले रही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ढाबा है, बहुत बेहतरीन टेस्टी खाना बनाता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पर प्रॉब्लम यह है वो जो ढाबा है वो एक बहुत ही हॉट और ह्यूमिड एरिया में है और वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जितने कस्टमर्स आने चाहिए उतने नहीं आ रहे। तो मालिक ने डिसाइड किया काम करता हूं, मैं अपने ढाबे में 4-5 एसी लगवा देता हूं, बढ़िया सा एकदम, कूलिंग बढ़ जाएगी, खाना तो अच्छा दे ही रहा हूं मैं। और अब जो कस्टमर, जो परिवार वाले सोचते रहे बहुत गर्मी है कैसे खाएंगे, वो लोग भी अब भर भर के आएंगे। क्यों? बिकॉज एसी लगाने के वजह से जो कंपाउंड है वो कूल हो गया, तो गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका मतलब एसी लगाने से ढाबे की जो कमाई थी वो कई गुना बढ़ गई। तो वो जो एसी है, क्या वो बेचने के लिए लाया था? नहीं, वो अपने ढाबे में लगाने के लिए लाया। उसका फायदा उसको कई सालों तक मिलेगा और इससे उसके ढाबे की कमाई बढ़ गई, क्योंकि और लोग भी ढाबे में खाने के लिए आने लगे। समझ गए आप? तो ये होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, इसमें फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स एसेट्स का मतलब जब आप इसको परचेज कर लेते हैं तो कई सालों तक आपके शॉप में वो रहता है। ठीक है, इसमें एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। ये टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल मतलब जो दिखाई दे, जिसको आप टच कर सको, देख सको, उसे कहते हैं टेंजिबल। जैसे मशीनरी, फैक्ट्रीज के लिए जो भी मशीनें आएंगी, जो फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग आएगा, जिस लैंड पे फैक्ट्री लगेगी, ये सब टेंजिबल एसेट्स है। किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए उसका बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में उसका ऑफिस है, पूरा दुकान या पूरा सेटअप उसका लगा हुआ है, फैक्ट्री, वो बिल्डिंग उसके लिए एसेट है। वो जमीन जिसमें उसकी फैक्ट्री लगी हुई, अगर वो किराए की नहीं है तो, अगर वो खुद की जमीन है, वो भी एसेट है। फर्नीचर जो लगाया गया ऑफिस में कस्टमर्स या क्लाइंट्स के बैठने के लिए, वो भी एसेट है। और मशीनरी भी एसेट है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जिस मशीन के थ्रू फिनिश प्रोडक्ट में बदल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो मशीन है, वो सब फिक्स एसेट्स के अंडर में आएंगी। यानी एक बार खरीद लो
सालों तक आपके फैक्ट्री में और शॉप में वो रहेगी और इन सबको आप देख सकते हो। तो वो टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट और गुडविल। गुडविल के बारे में मैंने भी शॉर्ट्स में भी आपको बताया था। गुडविल दिखाई नहीं देता लेकिन वो फील होता है। अगर बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, अगर बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गुडविल, रेपुटेशन। जितना बड़ा रेपुटेशन होगा, मार्केट में जितनी इज्जत होगी, उसको उतने कस्टमर मिलेंगे। ये गुडविल बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड में जितना गुडविल टाटा ने कमाया है, टाटा ने जो लेगेसी क्रिएट की है, उसकी बात ही कुछ और है। तो इतने सालों तक टाटा को 150 से 200 साल हो गए, 150-200 साल हो गए बिजनेस रन करते हुए। क्या नहीं है उनका बिजनेस? होटल बिजनेस है, घड़ियों का बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस है, जगह जगह उनके बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस फैला हुआ है। तो इसमें उनके रेपुटेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और ये रेपुटेशन रातों रात क्रिएट नहीं होता। अच्छा सर्विस देके, अच्छा गुड्स देके कस्टमर के मन में अपनी इज्जत बनाई जाती है। फिर वो कस्टमर 4 जगह आपकी बात जाके बोलेगा यार बहुत बढ़िया माल देता है, तो वो 4 लोग और खुद भी जाएंगे और 4 लोग को बताएंगे। तो आपके शॉप में आपके प्रोडक्ट के लिए लोगों की भीड़ उमड़ेगी। तो गुडविल यानी रेपुटेशन आपके प्रोडक्ट को बढ़ाने में, सेल बढ़ाने में हेल्प करता है। आप साउथ की मूवीज ले लीजिए। एक समय था जब साउथ की मूवीज को लेके लोग मजाक उड़ाते थे। एक्सक्यूज मी, मजाक उड़ाते थे, उसकी ट्रोलिंग करते थे। लेकिन आज देखिए उसी साउथ की मूवीज ने बेहतरीन मूवीज देके, पुष्पा, केजीएफ, बाहुबली, अच्छे अच्छे कंटेंट ड्रिवन मूवीज देके पब्लिक के बीच में अपना ऐसा रेपुटेशन, ऐसा गुडविल बना दिया है कि साउथ की कोई मूवी आती है तो लोग उसको देखने के लिए टूट पड़ते हैं। तो ये होता है गुडविल, रेपुटेशन। आप पब्लिक को अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, धीरे धीरे मार्केट में आपका नाम बनेगा और जो कस्टमर्स अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं वो भी आपके पास आएंगे, बिकॉज आपका नाम होगा। तो गुडविल दिखाई नहीं देता लेकिन आपके रेपुटेशन से आपके सेल्स बढ़ाने में मदद होता है। तो गुडविल भी, रेपुटेशन भी, नाम, इज्जत बिजनेस के लिए क्या है? एक एसेट है। जो पैसे कमाने में बिजनेस को मदद करे वो एसेट है। यानी गुडविल बिजनेस को पैसे कमाने में मदद कर रहा है, वो भी एसेट है। इसके बाद आता है पेटेंट। पेटेंट क्या है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होता है? कॉपीराइट। इसका मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो आपने उसका पेटेंट ले लिया, मतलब आपने रजिस्टर करवा लिया। सिंपल, जैसे आपके घरों में आपके दादाजी, पिताजी या माताजी है, किसी ने जमीन ली तो जमीन की बच्चों रजिस्ट्री करवाते हैं ना। वो रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं? कि जमीन के लीगल ओनर आप हो गए। तो पेटेंट कराने का मतलब किसी डिजाइन को आपने बनाया। आपने मूवी देखी क्योंकि बॉलीवुड में आई थी, टार्जन द वंडर कार। उसमें अजय देवगन जब कार का डिजाइन बनाता है, उस ऑटोमोबाइल का जब वो डिजाइन बनाता है, वो अलग अलग कंपनीज में जाता है कि मेरे को कार के ऊपर मेरा पेटेंट चाहिए। इसका मतलब कोई भी कंपनी जब उस कार को प्रोड्यूस करेगी तो अजय देवगन को भी उसका पैसा देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज उस डिजाइन को किसने बनाया था? अजय देवगन, और उन्होंने उसको पेटेंट करा लिया। मतलब कोई भी कंपनी अगर उसका प्रोडक्शन करेगी तो ओनर से उसका परमिशन लेना पड़ेगा और बदले में उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसे रॉयल्टी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का एसेट है। ठीक है। पेटेंट जनरली साइंटिस्ट लोग, बिजनेस फर्म्स में ज्यादा यूज होता है। कोई इन्वेंशन हुआ, कोई इंजन की इन्वेंशन हुई, कोई प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया गया, तो जिसने बनाया, जिस फर्म ने बनाया, वो उसके ऊपर अपना पेटेंट करवा लेता है ताकि कोई दूसरी कंपनी उसको कॉपी ना कर सके। और अगर कोई दूसरी कंपनी उसका प्रोडक्शन करना चाहे तो उससे परमिशन ले और बदले में उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसे रॉयल्टी कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हैरी पॉटर की जो राइटर है जेके राउलिंग, उन्होंने अपने बुक्स के ऊपर कॉपीराइट करा था। जनरली म्यूजिक में, म्यूजिक हो गया आपका, स्टोरी राइटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, है ना, इसमें भी आप यूज करते हैं पेटेंट, लेकिन उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी सिंगर ने कोई एक म्यूजिक बनाया, अब उसने उसमें कॉपीराइट ले लिया। इसका मतलब कोई भी कंपनी उसके गाने को बजाएगी या यूज करेगी तो उसका परमिशन भी लेना पड़ेगा और उसको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। जैसे मैंने जेके राउलिंग का नाम लिया, मिसेस जेके राउलिंग ने, आप यकीन करिए, उनका डेथ, उनके पति ने उनको घर से निकाल दिया था और उनका डिवोर्स हो गया था। उनके बच्चे की कस्टडी उनसे छीन ली गई थी। एक ट्रेन में जाते हुए उन्होंने हैरी पॉटर की स्टोरी लिखी
और शुरू में बड़े बड़े पब्लिशर्स ने उनकी स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में उनकी उनकी जो बुक्स थी वो बहुत चली और उन्होंने उस बुक्स का कॉपीराइट ले लिया। इसका मतलब जितनी बार भी वो बुक्स प्रिंट होके छपी उसका बहुत बड़ा हिस्सा रॉयल्टी के रूप में जेके रावलिंग को मिला। इसके अलावा जब उसमें मूवी बनी उसका भी रॉयल्टी जेके रावलिंग को मिला। और जेके रावलिंग इंग्लैंड की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और रिच वुमेन बन गई। आज उनके पास इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा पैसा उनके पास है। दिस इज द पावर ऑफ कॉपीराइट। माइकल जैक्सन, उनकी डेथ होके 15 साल हो गए, पर उन्होंने जो म्यूजिक बनाया था उसके पर उनका कॉपीराइट था। तो उनकी डेथ के बाद भी अपने म्यूजिक से, कॉपीराइट से वो इतना पैसा कमा रहे। तो पेटेंट और कॉपीराइट आपको राइट देता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि कोई और अगर उसका कमर्शियल यूज करे तो आपको भी उसका पैसा मिले। तो ये भी पैसे कमाने में मदद करता है, तो ये भी एक एसेट है। तो ये हो गया नॉन करेंट एसेट। इस तरह इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने किसी में इन्वेस्ट कर दिया 5-6 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा समय के लिए, तो वो भी क्या लाएगा? नॉन करेंट एसेट। आपने गोल्ड के बिस्किट ले लिए, आपने बहुत बड़ी कोई जमीन खरीद ली, तो ये सब किसके अंदर आएगा? नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है। इसके बाद करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब जनरली 1 साल के अंदर आपको पैसा मिल जाता है, और दूसरा ये वो एसेट्स हैं जो आप दोबारा रीसेल के लिए खरीदते हैं। समझिए इसको। गुड्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो अगर वो एसी खरीद रहा है तो उसके लिए एसी नॉन करंट एसेट्स में नहीं आएगा। बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वो एसी क्यों ले रहा है? वो एसी को बेचने के लिए ले रहा है, तो उसके लिए वो करंट एसेट है, बिकॉज उस एसी को वो बेच के पैसे कमाएगा। लेकिन वही एसी अगर कोई साड़ी की दुकान वाला अपने दुकान में लगवा रहा है ताकि कस्टमर लोग को आराम रहे, कस्टमर लोग इस गर्मी में साड़ी वाड़ी देखे तो उनको दिक्कत ना हो, तो उसके लिए एसी किस में आ जाएगा? नॉन करंट एसेट। यानी अगर गुड्स को आप रीसेल करने के लिए ले रहे हैं तो वो आपका करंट एसेट है, लेकिन अगर उसको आप अपने शॉप में, फैक्ट्री में लगा के रखना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए? नॉन करंट एसेट्स। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर की दुकान है और वो फर्नीचर, चेयर, टेबल जो भी ले रहा है, उसके लिए वो नॉन करंट एसेट्स नहीं है, उसके लिए वो करंट एसेट्स है, क्योंकि उसको बेच के वो पैसा कमाएगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान, मिठाई दुकान अपने कस्टमरों के लिए फर्नीचर लगवा रहा है तो उसके लिए वो करंट एसेट नहीं है, उसके लिए वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स। यानी साड़ी की दुकान के लिए साड़ियां, करंट एसेट। कपड़ों की दुकान के लिए कपड़े, करंट एसेट। गाड़ियों की दुकान के लिए, गाड़ियों के शोरूम में जो गाड़ियां आएंगी बेचने के लिए, करंट एसेट। ठीक है। और डेटर मतलब जिनको आपने उधार में माल बेचा है, तो आपको उन्हें 1 साल के अंदर ही जनरली पैसा लेना होता है। तो डेटर जिनको आपने उधार में माल बेचा है, जिनको 1 साल के अंदर में ही आपको पैसा लेना है, तो वो किसके अंडर में आ जाएगा? करंट एसेट्स। ठीक है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया है, कल को आपको उससे सामान लेना है या सर्विस लेना है, तो वो भी किसमें आ जाएगा? करंट एसेट। जनरली लोग जब एडवांस देते हैं बच्चों, तो वो 1 साल के अंडर में ही होता है। ऐसा नहीं होता 5 साल बाद आपको सामान लेना अभी एडवांस दे रहे हैं। हाँ, 3 महीना 4 महीना पहले वो एडवांस दे देते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या है? करंट एसेट, जिसको एडवांस पेड भी कहते हैं। आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। कल को आपको उससे कुछ सामान लेना है, आपको उससे सर्विस लेना है, ठीक है, उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे, और वो भी किसके अंडर में आ जाएगा? करंट एसेट। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शॉप है, उसने अपने साड़ियां लेनी है और उसने अपने सप्लायर को एडवांस में 50,000 का पेमेंट दे दिया, मतलब उसने प्रीपेड दे दिया, एडवांस पेड। तो कल को उसकी शॉप को उससे 50,000 की साड़ियां लेनी है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? करंट एसेट। इसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जिसका खर्चा 1 साल में राइट ऑफ नहीं होता, कई साल तक आपको उसका फायदा मिलता है। ना ये आपका टेंजिबल है, ना ये इंटेंजिबल है, इसीलिए इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। जैसे एडवर्टाइज। अब सोचिए, डेयरी मिल्क का जो टैगलाइन है, कुछ मीठा हो जाए, ठंडा मतलब कोका कोला, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, आज कुछ तूफानी करते हैं, ये जो टैगलाइन है, एडवर्टाइजिंग है, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, तो ये जो टैगलाइन, ये जो एडवर्टाइज है, ये सालों पहले बनाए गए थे, लेकिन उसका फायदा कंपनीज को आज तक मिल रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट जब कोई कंपनी करती है
तो उसका फायदा एक ही बार कराती है एडवर्टाइज, लेकिन उसका फायदा सालों तक उस कंपनी को मिलता है। तो एडवर्टाइजमेंट पे किया गया खर्चा अपने प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ाने के लिए जो कंपनियां करती हैं, जो अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट्स कराती हैं, ठीक है, उसको किसके अंडर में लेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब टाइप्स ऑफ लायबिलिटी मतलब बिजनेस की देनदारी। बिजनेस को ओ, बिजनेस का जो ओ है, मतलब बिजनेस को अगर किसी को कुछ देना है तो उसे कहते हैं टाइप लायबिलिटी। ठीक है, अब इसमें दो है, एक नॉन करंट लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पेड विद इन 1 ईयर। करंट का मतलब ही होता है बच्चों 1 ईयर। अगर आप उधारी अपना 1 साल के अंदर चुका रहे हैं तो वो करंट लायबिलिटी है। इसका एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल सप्लायर, क्रेडिटर। जनरली जो दुकान वाले होते हैं वो अपने सप्लायर से माल उठाते हैं और हर बार कैश में नहीं उठाते, उधार में उठाते, तो उनका पेमेंट वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कर देते हैं। उनका पेमेंट 1 साल से ज्यादा वो नहीं रोकते, वरना वो अगली बार उनको सामान नहीं देगा। तो जो बिजनेस हाउस हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, जितने भी बिजनेस हाउसेस है, राशन की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, वो अपने सप्लायर से कई बार क्रेडिट में, उधार में माल उठाते हैं, जिसका पेमेंट वो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर में कर देते हैं। तो वो किसके अंडर में आएगा बच्चों? करंट लायबिलिटी। और अगर कोई लोन वो लिया गया है बैंक से जिसको 1 साल के अंदर चुका रहे हैं, तो भी वो किस में आ जाएगा बच्चों? करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी में एक और चीज भी आता है बच्चों, एडवांस रिसीव्ड। जैसे आपने किसी शॉप ने किससे एडवांस पेमेंट ले लिया, तो उसे 1 साल के अंदर सामान की डिलीवरी करनी है। जैसे कोई एक कपड़ों की दुकान है, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला शादियों में कपड़े देने का, और 3 महीने में उसको कपड़े डिलीवर करने हैं, और उसने अभी से एडवांस में 1.5 लाख रुपए ले लिया, तो वो कपड़े उसे 3 महीने के अंदर डिलीवर करने, उसे देना है कपड़े, तो एडवांस जो उसने लिया वो उसके ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि उसे 3 महीने के अंदर उसे सामान देना है। मैंने कहा है अगर कुछ देना है तो वो क्या है बच्चों? लायबिलिटी। तो ये जनरली 1 साल के अंडर होता है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉट पेड विद इन 1 ईयर, जिसको आप 1 साल के अंदर नहीं चुकाते। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको आप 1 साल के अंदर नहीं चुकाते, 1 साल से ज्यादा समय के लिए लेते हैं। जैसे आपने बैंक से लोन लिया 5 साल के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर, जो 15-20 साल के लिए बड़े अमाउंट का लोन लिया जाता है, उसको डिबेंचर कहते हैं, वो भी किस में आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। जो उधार आप 1 साल में नहीं चुकाते उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। बैंक लोन टेकन फॉर मोर देन 1 ईयर और डिबेंचर। ये होता है नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है अपने बिजनेस के मालिकों के प्रति आपका दायित्व, आपकी देनदारी। जैसे ओ टू ओनर्स, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, पैसा लगाया है, तो उसको अगर आपको इंटरेस्ट देना है, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था, ओनर और बिजनेस, दीज टू आर सेपरेट एंटिटीज। तो ओनर, पार्टनर, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, उनको जो रिटर्न देना है, डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल लायबिलिटी। क्यों? घर की बात है, ओनर जो है वो बिजनेस का उसी ने शुरू किया है। ठीक है, तो ओनर, इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होते हैं? शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स, जिन्होंने रिलायंस में, सैमसंग में करोड़ों लाखों रुपए लगाए, तो उनके प्रति जो लायबिलिटी होगा उसे क्या कहेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। जैसे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, उनको साल के अंत में डिविडेंड देना है, तो इंटरनल लायबिलिटी। ओनर ने कैपिटल लगाया है, उस कैपिटल के बदले उसको इंटरेस्ट देना है, इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल क्यों? क्योंकि ओनर, शेयर होल्डर्स बिजनेस के लोग अंदर से जुड़े हुए, बिजनेस उन्होंने ही शुरू किया, वो अंदर के लोग हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बिजनेस के बाहर के लोगों के प्रति है, जैसे बैंक से लोन लिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी, सप्लायर से उधार में माल लिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्रेडिटर, किसी बाहर वाले से आपने लोन लिया बिजनेस के लिए, तो क्रेडिटर, बैंक लोन,
ये सब किसके अंडर में आएगा बच्चों? एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आई बात? इंटरनल यानी बिजनेस के मालिक, बिजनेस के ओनर, बिजनेस के पार्टनर, बिजनेस के शेयर होल्डर, जो बिजनेस के मालिक है एक शब्द में कहूं तो। और एक्सटर्नल जो बिजनेस के मालिक नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, भले जैसे बिजनेस को उधार में माल दे रहे हैं, बिजनेस को लोन दे रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बहुत ही इजी तरीके से बच्चों मैंने आपको एसेट्स और लायबिलिटी को ब्रेक डाउन किया है, आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया है। इसी तरह से हम आपकी कॉमर्स की फुल प्रिपरेशन करवाएंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, नया चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से हम आपकी तैयारी करवाते जाएंगे। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।